जी, जिस तरह से 21 तारीख की घटना आपके सामने आई है, क्या कहेंगे उसके बारे में बताएं आप। मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम गौरव राय है जी। और मैं स्वदेश प्रेम अखबार से सह संपादक हूँ। और मैं थाना हर्षविहार क्षेत्र में मेरा ज़्यादातर, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, तो सारी एक्टिविटीज़ पे मेरी नज़र रहती है। तो 21 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास मैं अपने घर से निकला और मंडोली होता हुआ किसी काम से अपने पत्रकारिता के मैं कोयल एनक्लेव जा रहा था। जो रास्ता थाना हर्षविहार क्षेत्र से होते हुए गुजरता है, तो मैं इतवार बाजार रोड पर पहुंचा तो मुझे प्यास लगी। तो मैंने एक दुकान है वहाँ पे ही, तो मैंने दुकान से पानी खरीदा, पानी पीने लगा। पानी मैं पी ही रहा था, तभी मेरे पास आकर, मतलब सामने से स्कूटी लेकर के दो तीन स्कूटी थी, उस पर 3 लोग बैठे हुए थे। आकर के मेरे सामने रुके और कुछ बात करी ना कुछ, उठा लाठी डंडे रोड निकाल करके उन्होंने बोला कि स्कूटी से आए थे, क्या आप उनको कुछ जानते हैं? हाँ, उसमें से मैं 3 लोगों के नाम जानता हूँ, प्लस उनके सुनील नाम है, एक का नाम है कुलदीप, और एक सुनील का भाई था, उसे ही मतलब सेम उसका शकल पे। और उसके कुछ जो बोरिंग, वो एक्चुअली बोरवेल माफिया हैं सारे, तो उनके कुछ लेबर जो काम करती है, मशीन वगैरह चलाती है, जो रोड वगैरह लेकर के, वो भी थे, और साथ में उनके गली मोहल्ले के। जिसके बाद जब वो लोग पहुंचे तो फिर उन्होंने बोला कि आज तुम्हारे हत्थे चढ़ा है, तो हमारी बहुत बोरिंग की शिकायतें करता है, हमारा अवैध कार्यों की, और आज तुझे हम निपटा देंगे, आज तो जान से मार देंगे। आपने उनकी कभी बोरिंग की खबरें लगाई हैं? जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि थाना हर्षविहार क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध बोरवेल का काम होता है, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतलब जो है बोरिंग का अवैध काम चलता है, और पानी का स्तर नीचे जा रहा है। उस चीज को लेकर मैंने कई स्टोरियां, कई खबरें और कई शिकायतें लगातार मैं पूर्व में मैंने की है। लेकिन उस दिन मैं किसी अपने काम से जा रहा था और उन्होंने या तो मेरी रेकी कर रहे थे, मेरा पीछा कर रहे थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगा वो प्री प्लान था मामला। इस हिसाब से लाठी डंडे लेकर के एकदम चौबंद थे एकदम तरीके से, और उन्होंने कहते हो कि आज तेरे को हम निपटा देंगे, मार देंगे जान से। ये बातें करो, गंदी गंदी बद्दी बद्दी गालियां दे रहे थे। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता चीजें, तो उससे पहले लाठी डंडे रोड से लेकर के मारने लगे। मैंने भागने का प्रयास किया तो मेरे जान से मारने के हिसाब से मेरे ईंट मारी, फेंक के मारी, और फिर मेरे पैर में लगी, इसमें पैर में लगी, तो मैं नीचे जैसे ही बैठ गया तो फिर उन्होंने लाठी डंडे बजाने शुरू कर दिए, और बिल्कुल मतलब उन्होंने बिल्कुल जान से मारने का मेरे को प्लान किया हुआ था। और उसके बाद भीड़ बढ़ती गई, लेकिन जो भी छुड़ाने आए वो उनको भी मतलब गाली गुप्पड़ दे करके उनको हटा दे रहे थे। फिर मुझे वो मारते पीटते रहे, फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, कपड़े फाड़ करके मेरे को मतलब कपड़े, उसके बाद भी उसके मारते लाए, मुझे मारते हुए कि आपके कपड़े तक फट गए, कपड़े फाड़ दिए गए, और वहीं पर ही सबके सामने मेरा मोबाइल छीना गया। मैं अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे हाथ में, देखिए आप निशान देख रहे हैं, मेरे रॉड लगी है, लोहे की रॉड मार करके मेरा मोबाइल छीन लिया, और 2000 रुपये मेरे जेब में पड़े थे वो भी निकाल लिए, और ऐसे मारते हुए मेरे को संडे बाजार चौक तक लाए। और वहां पर मेरे को मतलब जो रास्ता सिवानी बैठ गए तो जाता, वहां पर मैं मतलब इतनी खस्ता हाल हो गया था, मेरे को बस अंधेरा सा चाह रहा था, चक्कर आ रहे थे, अच्छे से वजह से मैंने बहुत गुहार करी। कुछ लोगों ने आगे आने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों की संख्या ज्यादा थी और वो लोग लाठी डंडे लेस थे, तो कोई लोग आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो मैं जब अच्छी अवस्था जब हो गई, मेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल अच्छे बेहोशी हाल सी मान लो, अच्छी अवस्था। फिर मैंने रिक्शे वाले से रिक्वेस्ट की कि भैया मेरे को थाने छोड़ दे किस तरीके से, तो उसने बेचारे ने रिक्शे में मेरे को थाने छोड़ा। थाने छोड़ने के बाद मैं थाने में गया और गिर पड़ा। फिर मैं वहाँ पे कहता रहा कि जी मेरे को मेरी शिकायत ले लीजिए, मेरी शिकायत लिख लीजिए, मेरे को किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मेरे मुंह से झाग आ रहा था। फिर मैं पुलिस वालों से गुहार लगाता रहा, मेरे को हॉस्पिटल ले चलिए, मेरी जान चली जाएगी, हॉस्पिटल ले, लेकिन अभी चलते हैं, ना तो मुझे हॉस्पिटल ले गए, ना मेरी एमएलसी उन्होंने कराई। फिर मैंने अपने घर वालों को किसी के फोन से सूचना दी, तो मेरे परिजन आए, मेरे को एक ऑटो में डाल करके जीटीबी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे मेरी एमएलसी हुई। यहाँ मेरे पैर में फ्रैक्चर है, राइट हैंड पैर में फ्रैक्चर है। तो मेरे स्टेटमेंट लेते हुए वो कहने लगे कि जी हम ऐसा है, आपका मोबाइल और पैसा आपको रिटर्न दिलवा देते हैं, और क्या नाम है, आप लूट की घटना मत लिखवाइए, हम आपका मोबाइल और पैसा। मैंने नहीं लिया। मैंने उनसे बोला जब उन लोगों के पास पाया, उन्होंने छीना है, मेरे से मारा है, जो अपराध उन्होंने किया, तो ये उनकी बरामदगी में दिखाया जाए, उनके खिलाफ लूट का मुकदमा लिखा जाए, प्लस जो जो आपने कंप्लेंट दी थी
जी। तो उस कंप्लेंट के आधार पे कोई कार्रवाई होती नजर आई आपको या नहीं? नहीं जी, अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करी गई है। औपचारिकता के तौर पर एक एनसीआर काट करके केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे दे दिया गया है। और मुझे पूरा पूरा अनुमान है, मतलब डाउट है कि वो उन लोगों की सांठगांठ से, क्योंकि वो बोरवेल वाले हैं और वो स्थानीय पुलिस की मिली भगत से रोज बोरवेल का अवैध काम करते हैं, तो उन लोगों का लेन देन भी चलता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मामला बिल्कुल संदिग्ध नजर आ रहा है, जिस वजह से एमएलसी होते हुए, मेरे मोबाइल का IMEI नंबर होते हुए, मोबाइल बिल होते हुए, सारे एविडेंसेस होते हुए, और जो मेरे मारा पिटा उसकी फोटो वीडियो भी वायरल हो रही है, ये सारे एविडेंस होने के बाद भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। वाले मामले में आप एसएचओ साहब प्रदीप कुमार जी से मिले? जिस दिन मैं, अभी तो मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, जिस दिन मैं थाने गया था आफ्टर एमएलसी, तब उनसे मिलने का प्रयास किया गया था, तो उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया था, वो नहीं मिले थे। तो फिर हम आयु साहब के नितिन गुलिया जी से बातचीत की आपने? हाँ, मैंने फोन किया था, उन्होंने तो मेरे से बोले कि मेरे पास अब इस मामले का वो नहीं है, अब आप थाने में पता कीजिए, थाने के चक्कर लगाइए। आपके पैर में कितना फ्रैक्चर बताया गया है? मेरे घुटने में फ्रैक्चर बताया गया कि मेरा घुटना टूट गया है, घुटने में फ्रैक्चर बताया गया है, प्लस बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे चोट नहीं है मेरे, और मेरे तो मुंह, आंखें वाके सब सूजी हुई थी। आज क्योंकि एक हफ्ते की घटना हुई, तो सारी चीजें अब धीरे धीरे वो हो रही हैं। डीसीपी के यहाँ भी ज्ञापन दिया है? हाँ, डीसीपी साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया। तो डीसीपी साहब एक्चुअली क्या है कि मेरा प्रतिनिधिमंडल जाकर के डीसीपी साहब से मिला था, तो डीसीपी साहब ने एसीपी साहब को फोन किया और उनके पास भेजा था। तो डीसीपी साहब ने मेरे से फोन पे बात करके मेरी हाल भी जाना था, वाक्य भी जाना, और एसीपी साहब को निर्देश दिए थे उचित कार्रवाई करने के, मुकदमा दर्ज करने के, जो कि अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर, अभी जहांगीरपुरी का भी मामला है, और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में मामले, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम पत्रकारिता करके कोई सच्चाई को उजागर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम अपने पैसे से ईमानदारी नहीं कर रहे, और अगर हम ईमानदारी से अपना पैसा कर रहे हैं तो हम माफियाओं के भी शिकार बन रहे हैं, प्लस पुलिस के भी दुश्मन बन रहे हैं। और क्योंकि पुलिस हमारा सहयोग ही नहीं कर रही है, और पुलिस हमारे साथ ही, हमारा ही FIR नहीं कर रही है। गौरव भाई, अब भाजपा सरकार है, कोई गुंडा बचेगा नहीं दिल्ली के अंदर। देखिए जी, अभी अगर मेरे सबसे पहली बात है, आपने आप बीती की होती है, अब मेरे ऊपर आप बीत रही है। अगर मेरे उसमें संज्ञान लिया जाता, सुनवाई होती है। अभी करंट में प्रदेश में, दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, केंद्र में भी। मैं सब अपील करना चाहता हूँ सभी अधिकारियों से और सभी संबंधित नेताओं से भी, मेरे को न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल खुलेआम घटना हुई है, दिन दहाड़े घटना हुई है, और बिल्कुल खुला है मामला। उसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। कोई माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे तो जी बहुत कम उम्मीद लग पा रही है, क्योंकि बहुत प्रयास किया गया है, और प्रयास का नतीजा आप देख रहे हैं। पहले भी मेरे साथ एक बार घटना हो चुकी थी, मतलब वो शराब माफिया के उसमें था, थाना हर्षविहार के तहत ही, जिसमें FIR नंबर 0169 मैंने दर्ज कराया था इस शराब माफिया के खिलाफ। थाना हर्षविहार क्षेत्र में ही खबर लिखी थी, तब भी मेरे साथ ऐसी वाकया हुआ था। जब तक पुलिस सपोर्ट करती रहेगी तब तक ये नहीं रुक सकता। थाना हर्षविहार में लगातार हर खबर को ठंडे बस्ते में डाला जाता है जी। अब तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अभी पीछे भी वकीलों को भी कुछ मुद्दे थे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। और प्लस यहाँ पर मेरा भी एक्सपीरियंस, जैसे मैं क्षेत्रीय हूँ यहाँ का, तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस मेरा थाना हर्षविहार के साथ रहा है। अब अगला कदम क्या होगा? अगर पुलिस नहीं सुनती है तो न्यायालय जाने का विचार है आपका? जी, मैं न्यायालय भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा विचार ये कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन वगैरह हम करेंगे, अपनी आवाज को उठाने के लिए। जंतर मंतर पहुंचेंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे, और अभी जरूरत पड़ेगी तो थाने के बाहर या DCP कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। अब पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ उसको लेकर के। जी। और पत्रकार साथियों से और पत्रकार संगठनों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि मेरा सहयोग करें और मेरे को न्याय दिलाने का काम पत्रकार हित में करें।